स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी IQ पर। दोस्तों आज मैं कोई आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर नहीं आया हूं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, कैसा अप्रोच होना चाहिए, जो स्टैटिक पार्ट होता है हमारा उसका, ओवरऑल स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए हमारे यूपीएससी की। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो यूपीएससी का 2023 का प्रीलिम्स होने वाला है वो होगा आपका 28 मई 2023 में, राइट। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 6 महीना और 8-10 दिन बचे हुए हैं, राइट। तो ये 6 महीने की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो जो एग्ज़ाम निकालने की प्रतिशत होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा हो जाता है। देखो ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बताया जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस से, सही गाइडेंस से इस एग्ज़ाम को निकालने की कोशिश कर सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूपीएससी का जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है, जो भी सूटेबल लगता है उसको आप ज्वाइन करिए। वैसे मैं बता दूं कि आज शाम से ही एक बैच स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर से, आज शाम से ही, जिसके अंदर आपको अगेन पूरे यूपीएससी का जो फाउंडेशन है, जो पूरी तैयारी है वो कराई जाती है। इसकी खास बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ लाइव फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। आप लाइव पढ़ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होता है और बाद में रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाती है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगेन आपको पता है मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कि क्योंकि हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिल रहा है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। एक मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, आप उनसे सारे डाउट्स को और क्लियर अच्छे से कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इस कोर्स को अवेल कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि एक स्ट्रैटेजी लाया हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कोविड के समय RT-PCR, अक्सर ये देखने को मिलता था, राइट। तो ये RT-PCR क्या है, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये अप्रोच होना चाहिए एक प्रकार का। देखो वैसे तो स्ट्रैटेजी बहुत लोग अपनी तरफ से बना सकते हो, आप अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक जो चीज़ है जो आपको करना ही चाहिए वो आपको इस RT-PCR में देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या है, R का मतलब है रीड द बेसिक बुक्स। मैं इसके ऊपर डिटेल से आऊंगा अभी। T का मतलब हो गया टेस्ट योर नॉलेज, और जब आप टेस्ट करोगे नॉलेज को तो आपको अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ पता चलेंगी। तो जो वीकनेस है वहां पर आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना है। सो P हो गया आपका प्रिपेयर दोस टॉपिक्स सेपरेटली, जहां जहां पर आपको वीकनेस लगे। उसके बाद आपको नोट्स वगैरह कंपाइल करने होते हैं। और फाइनली R जो है दैट इज रिविजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है यूपीएससी के अंदर जो रिवीजन है। तो ये है आपका RT-PCR। सबसे पहले अगर हम R की बात करें, रीड का मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यूपीएससी के अंदर जो बेसिक्स बुक हैं, जो बेसिक वाले जितने भी बुक्स हैं, चाहे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हैं, चाहे स्पेक्ट्रम है, जो भी है आपका, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उस तरह के बहुत सारे आपको वीडियोस मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप देख रखे हो, लेकिन अप्रोच कैसा होना चाहिए वही मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी बेसिक बुक्स हैं, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, जब आपने बुक्स पढ़ा होगा, अंडरलाइन किया होगा, कई लोगों की स्ट्रैटेजी होती है तो वो नोट्स बनाते हैं। इनफैक्ट स्टडी IQ पर आपको एक सेपरेट नोट्स दिया जाता है। मतलब हर लेक्चर के बाद जो हम आपको बताते हैं, जो भी लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आपको एक हैंड रिटन टाइप का नोट्स आपको सेपरेटली दिया जाता है। तो जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, जो नोट्स हैं, वो आपको बार बार पढ़ना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, अगर आप हमारा एक ह्यूमन बीइंग का दिमाग देखोगे तो एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। तो एक बार आपने अगर उसको पढ़ा, कोई चीज़ समझने की कोशिश की, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हमारे आ जाती है, लेकिन एग्जाम के समय वो काम नहीं आएगा। एग्जाम के समय काम आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप अपना जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब आप यहाँ पर बेसिक चीज़ों को बार बार समझोगे, उसको रीड करने की कोशिश करोगे। तो ये रीड जो हो गया, R जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, मान लो आपने पढ़ लिया, उसके बाद टेस्टिंग का समय आता है कि क्या आप अपने आप को सही पैमाने पर टेस्ट कर रहे हो कि नहीं। और उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे बेस्ट चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। दोस्तों प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, डोंट, इसको आप लाइटली मत लीजिए। बहुत बार बोलने के बाद भी मैंने देखा है कि बच्चे इसको नहीं करते, या फिर नहीं कर पाते आलस में, या फिर सोचते हैं क्या करना है, आगे का देखना है, क्यों पहले के क्वेश्चंस देखे। प्लीज़ ये गलती मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जो रियल एग्जाम की जो फील है ना, क्योंकि कोई कितना भी टेस्ट पेपर, कोई कितना भी इंस्टीट्यूट टेस्ट आपको बना कर दे दे, जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं उसी से आप अल्टीमेटली समझ पाओगे कि इस एग्जाम की मांग क्या होती है।
तो यहां पर अल्टीमेटली जब आप बेसिक सारी चीजें पढ़ लोगे, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको एनालिसिस लगेगा, समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या आप में मिस्टेक हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है। तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आप जो रियल टाइम एग्जाम का स्ट्रेस होता है उसमें आपको ढलने में आसानी होती है, आपको समझ में आता है, लगता है कि कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। और जो नॉर्मल जो टेस्ट होता है, जो जो अभी करना चाहिए वो तो करना ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इससे आपको कई सारे जो टेक्निक्स हैं, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक, वैसे अभी अगर आप देखोगे जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसमें काफ़ी दिक्कत आई थी। अभी जो लास्ट प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था इस साल, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आया था, एलिमिनेशन में नहीं हो रहा था। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक है, लैंग्वेज डिकोडिंग है, कैसे करना है। कई बार मान लो आपने इंग्लिश में पढ़ा, चीज़ नहीं समझ में आई, मैंने देखा है कई बार आप उसको हिंदी में ही साइड में देख लेते हो शब्द को, तो समझ में आ जाता है, याद आ जाता है, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। रीड करना एक अलग एक्सपेक्ट होता है, लेकिन उसी चीज को समझकर अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानना एक अलग एक्सपेक्ट होता है। और इसीलिए यहां पर टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। तो ये हो गया RRT, रीड एंड टेस्ट। उसके बाद आता है PC, दैट इज PCR की जब हम बात करते हैं, तो प्रिपेयरिंग एंड कंपाइल। तो जब आप ये सारी चीजों करोगे, जब टेस्टिंग करोगे, तभी तो आप जानोगे कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, कौन से में आप वीक परफॉर्म कर रहे हो, राइट। तो वहां पर आपको जो वीक एरियाज है, क्योंकि आपको समझना है, एक बैलेंस बनाकर चलना है। यूपीएससी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको अच्छा मार्क्स आ गया तो आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे। आपको एवरेज रहना है सभी में, 2-4 में तो आपको स्ट्रांग रहना ही रहना है। मतलब 2 ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो एकदम अच्छा स्ट्रांग आपका एरिया हो, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है कि वीक होना चाहिए, बाकी में एवरेज होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को निकल पाओगे। यू नेवर नो कब कितना वेटेज आ जाए किस सब्जेक्ट का, राइट। तो यहां पर क्या है कि आपको वीक एरियाज पर फोकस करना ही करना है। प्रिपेयर दोज थिंग्स इन डिटेल। और उसके बाद क्या है, जब सारी चीजें आप करोगे तो एक शॉट में आपको चीजें कंपाइल करके रखनी चाहिए। करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक पार्ट हो, जो भी है। मैंने तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से रहती थी, यहाँ पर एक A4 साइज शीट का जो पेपर होता था उसमें छोटा छोटा मैं यहाँ पर लिख देता था, कंपाइल कर लेता था छोटा छोटा। और उसके बाद क्या है कि जब भी आप वो सब्जेक्ट वापस से अगर रिवीजन करना है, कुछ भी करना है, तो आपने वो जस्ट एक पेपर निकाला, 2 शीट निकाला, 3 शीट निकाला, जितना भी है उसको बस एक बार देखते गए, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, हाँ ये टॉपिक आता है, टिक, हाँ ये टॉपिक आता है, चलो ठीक है, ये टॉपिक आता है, नहीं ये नहीं आता है, चलो इसको पढ़ लेता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी जो कंपाइलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज R। जब हम RT-PCR की बात कर रहे हैं, जो R है, रिवीजन के बिना आप ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। लेट मी टेल यू, अगर आपने एक बार पढ़ा और उसको सोचा कि एग्जाम में डायरेक्टली जाकर आप कर लिए, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर रिवीजन, बार बार रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डोंट रीड एनीथिंग न्यू इन द लास्ट फ्यू वीक्स। याद रखिएगा, आखिरी के कुछ हफ्तों में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पहले आपने पढ़ा है, जो कंपाइल किया है, नोट्स किया है, उसी को बार बार रिवीजन करते रहना है, ताकि आप वहाँ पर अच्छे से, जो मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो तभी आ पाएंगी सारी चीज़ें। तो रिवीजन अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एंड आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। अब मैं दोस्तों आता हूं कि यहां पर किस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज और जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, मतलब एक तो जो स्टैटिक पार्ट हो गया, वो क्या अप्रोच होना चाहिए, और करंट अफेयर्स वाला। सबसे पहले जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है, तो आप यहां पर अपना जो स्ट्रैटेजी है वो सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक स्ट्रैटेजी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, डिवाइड द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि एक होता है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, एक होता है फैक्चुअल सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में आपका इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, और फैक्चुअल सब्जेक्ट में हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवियल, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी कुछ हद तक मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स आपको इन सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। आ रहा है समझ में? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, रेपो रेट हो गया, उसके इंक्रीज डिक्रीज होने से इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें वो कॉन्सेप्ट्स होती हैं। ज्योग्राफी के अंदर बारिश हो रही है, क्यों हो रही है, कितने प्रकार की हैं, तो इसमें भी आपको फैक्चुअल है, दोनों में आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट्स को इस तरह से डिवाइड करना है। अब अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच ये होना चाहिए, आप अपना सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है उसको खत्म कर दीजिए। देखो, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट का एक फायदा ये होता है कि एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो।
फिर एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा परिस्थिति के हिसाब से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो इजीली आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। जैसे कि इंपैक्ट ऑन द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डेफिसिट फाइनेंस, इसका क्या असर होगा। अब क्वेश्चन तो अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं, राइट। तो वो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। तो सबसे पहले अपना जितना भी चीजें हैं कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट उसको खत्म कर दो। फिर जो नेक्स्ट अप्रोच आना चाहिए वो आना चाहिए आपका फैक्चुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में कहते हैं कि स्पेक्ट्रम जो होता है, जो छोटा बुक होता है आपका, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, राइट, हिस्ट्री के बारे में, वो कंप्लीट करो। एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो कमिटीज़, बहुत सारी जो चीज़ें बनती आई हैं 1992 के बाद से, जो अर्थ वाला पूरा मामला हुआ, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर COP27, आई एम श्योर आप ट्रैक कर रहे होगे। तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करना है। तो वो जो आपका फैक्चुअल सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी टफ एंड ट्रिकी होता है। मेरे लिए तो टफ एंड ट्रिकी होता है, मेरे लिए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स बड़ा ही आसान होता था दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है आपको। एक बार आपने ध्यानपूर्वक अच्छे से बैठकर कॉन्सेप्ट समझ गए तो वो आप फिर इजीली कर पाओगे। लेकिन फैक्ट्स मेरे से भी बड़ा मुश्किल होता था याद करना। और यूपीएससी एग्जाम में ये है कि ऑल्दो फैक्ट्स के बेसिस पर बहुत क्वेश्चंस ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन अगेन फैक्ट्स वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री से कोई चीज़ें उठाकर पूछ देगा, ये गवर्नर जनरल से लेकर कुछ ना कुछ पूछ सकता है, राइट। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि आपका जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर पूरा फोकस हो। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप, इसमें क्या होता है ना कि जैसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स में आपको एक से ज़्यादा बुक रेफर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा बुक रेफर करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में एक ही बुक रेफर करो, बस काम खत्म। फैक्चुअल सब्जेक्ट्स में हो सकता है आपको एक से ज्यादा बुक रेफर करनी पड़े। एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया हो तो डेली बेसिस पर यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के जो नोट्स बनाना चाहिए वो अगर आपने नहीं बनाया तो कोई करंट अफेयर्स का मटेरियल ले लो, मैगजीन ले लो, तो वहां से आपको कंप्लीट करना होगा। अलग अलग प्रकार के जो सोर्सेज हैं वहां पर जाना होगा, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसे बियॉन्ड जाना होगा। जैसे कि हिस्ट्री के अंदर क्या है कि कौन से पर्सनैलिटीज न्यूज में थे, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा रहा, कौन सा मॉन्यूमेंट न्यूज में था, तो वहां पर चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना है आपको। तो इसलिए मैं आपको ये डिवाइड करने के लिए कह रहा था। इससे आपका जो क्लैरिटी है सब्जेक्ट्स को लेकर, अप्रोच करने को लेकर, वो काफी आसान हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट और आखिरी में आता है वो है आपका करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी। करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि जैसे कि अगर हम यूपीएससी की बात करें, मैं पहले भी आपको बता रहा था, यूपीएससी इज नोन टू बी अनप्रिडिक्टेबल। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आ जाएगा क्वेश्चन का। करंट अफेयर से आ जाएगा, स्टैटिक्स से आ जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि रैंडम होते हैं। देखो, जिन्होंने मेहनत नहीं की है, चीज़ों को समझा नहीं है, उनको लगेगा कि यार कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, अगर आपने मेहनत करके समझने की कोशिश की है यूपीएससी एग्जाम को, तो आपको समझ में आएगा कि जो यूपीएससी कमीशन के द्वारा पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि वो रैंडम है। आप उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर रेगुलरली सही तरीके से, क्या आपने उसको फॉलो किया कि नहीं, क्या आपने उससे कोई नोट्स बनाया कि नहीं। अब हो सकता है आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो लेकिन आपको एग्जाम में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, क्यों? उसका कारण है कि आप न्यूज़पेपर वगैरह चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वहाँ से आपने कहीं कुछ चीज़ें कंपाइल नहीं की। आपने उसमें से जो आपको नहीं आता, आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने कहीं लिखा नहीं, तो वही हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो रह जाएगा और आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं फॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पर जरूरी है कि क्या आपने न्यूज़पेपर डेली वगैरह किया नहीं किया, नोट्स बनाया नहीं बनाया। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने नहीं बनाया होगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको, कोई ना कोई एक जो वन करंट अफेयर्स का जो मैगजीन होता है मंथली वाइज या फिर जैसे भी, वो आपको फिर फॉलो करना चाहिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी एग्जाम में लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब यह है कि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप मिस्टेक नहीं कर सकते, वो आपको इजीली करना ही करना है। सभी स्टूडेंट्स उसको करेक्ट करेंगे ही करेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट। तो अगर आपने वहाँ पर मिस्टेक कर दिया तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है। जैसे कि मान लो मैप बेस्ड क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता था, मतलब कि अगर आपने प्लेसेस इन न्यूज़ में फॉलो किया, अगर मान लो आपने अपने रूम के अंदर कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड मैप लगा रखा है, ठीक है, मेरे पास तो यही था, तो जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, कहीं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, चाहे स्टैटिक पार्ट में कोई भी जगह पढ़ रहा हूँ, तुरंत मैं नज़रें घुमाता था और वर्ल्ड मैप में देखता था वो जगह कहाँ पर है, नदी कहाँ से बह रही है, माउंटेन कहाँ पर है। तो उससे क्या होता था कि मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो गया था, एक जो मैप होता है ना माइंड में, वो पूरा छप गया था।
राइट तो यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गए जो न्यूज़ में चल रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग उसको सही सॉल्व करेंगे, तो आपको भी सही तरीके से उसको सॉल्व करना है। यूपीएससी विल आस्क अ बैलेंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको समझना है कि स्टैटिक पार्ट भी होगा और करंट अफेयर्स भी होगा, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टैटिक पार्ट भी पूछा जा रहा है आपसे, उसका कुछ करंट लिंक है, करंट में कहीं ना कहीं उसका डिस्कशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। और फाइनली एंड यहां पर आप देख सकते हो, जो एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जरूरी है कि आप टेस्ट सॉल्व करिए। इस साल का जो टेस्ट निकाला जा रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशन, चाहे स्टडी IQ कोई भी हो, आपको टेस्ट सॉल्व करना ही चाहिए। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी और उनको काफ़ी अच्छा फायदा भी हुआ है। मैं तो कहता हूं कि एटलीस्ट 5000 क्वेश्चन तो आपको लगाना ही चाहिए। 5000 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जाम के पहले आपका 50 टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। 50 टेस्ट का मतलब यह है कि एक दिन में 50 टेस्ट नहीं, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब एग्जाम आ रहा होता है तो उसके एक महीने पहले डेली बेसिस पर एक टेस्ट तो आपको रोज सुबह उठकर लगाना ही चाहिए, वही सेम टाइम पर 9:30 बजे से जितना भी एग्जाम होता है, जितने बजे से 9:30 से 12:30, तो वो आपको सॉल्व करना ही, 9:30 से 11:30 2 घंटे का जो एग्जाम होता है वो आपको सॉल्व करना ही करना चाहिए। राइट तो ये जरूरी हो जाता है कि रियल टाइम बेसिस पर एक आपको बहुत सारे फायदे होंगे इससे। आपकी जो सॉल्विंग एबिलिटी है वो बिल्ड हो जाएगी, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा कि आपने तो रेगुलर इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, और बहुत बार मैंने ये देखा है कि जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो आप, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी वहाँ पर लड़ जाते हैं प्रीलिम्स के एक्चुअल एग्जाम के समय, तो वो बहुत सारे फायदे होते हैं यहाँ पर। एंड डेफिनेटली ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। एग्जाम के पहले ये जो टेस्ट्स हैं वो आपको डेफिनेटली सॉल्व होना ही चाहिए। तो यही पूरा एक प्रकार से स्ट्रैटेजी था। आई होप कि अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं तो आगे आने वाला जो एग्जाम है आपका, इसे आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। एंड अगेन जाने से पहले यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि हमारा आज से ही ये 14 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, या फिर कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और जो बैच आपको बेस्ट लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। सो सी यू गाइस देयर इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।